की ओर देखा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, बैठ जाओ। तुम क्या करने वाले हो? जिया ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। जाहिर है मैं तुम्हें दवा देना चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिया ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूरी है या नहीं, इसका फैसला बाद में कर लेना। और अरे, तुम्हें इसे आजमाने से तो मना नहीं करना चाहिए, है ना? ध्रुव ने पैकेज खोला और उसमें से एक चांदी का डिब्बा निकाला। उसने हल्की आह भरी, जैसे मन में कोई निराशा थी। फिर बोला, मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन कम से कम इतना तो मान सकती हो कि मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की न तो कोई वजह है और न ही कोई ताकत। मैंने ये सारी चीजें सुबह ही एक जाने माने वैद्य से मंगवाई हैं, सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए। अगर ये असर करती हैं तो अच्छा होगा, और अगर नहीं तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और इसे आजमाने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ और मान लो कि यह मेरी एक तरफा कोशिश थी। ध्रुव के इन शब्दों ने जिया को अचंभे में डाल दिया। उसके मन में अपराध बोध सा उमड़ने लगा। उसने अब तक सिर्फ अविश्वास ही दिखाया था, लेकिन सच तो यह था कि ध्रुव ने उससे कुछ भी नहीं मांगा था, न कोई शर्त रखी थी। वह बस उसकी मदद करना चाहता था। और जैसा कि उसने खुद कहा था, ध्रुव के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण ही नहीं था। फिर भी उसने उसकी हर कोशिश को ठुकरा दिया था। जिया ने मन ही मन गहरी सांस ली और फिर ध्रुव के पास बैठ गई। तुम किस तरह से इलाज करने वाले हो? फ्रिट्जो, तो तुम तैयार हो? ध्रुव ने उसे देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ध्रुव के चेहरे पर बच्चों जैसी शरारती मुस्कान देखकर जिया असमंजस में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना। उसकी आवाज में हल्का सा नर्मपन आ गया। ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करने वाले हो। अम्मो, अब कुछ ज्यादा समझदारी दिख रही हो। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसकी यह अचानक बदली हुई मुद्रा देखकर जिया को झटका लगा। इस आदमी का मूड तो बिजली से भी तेज बदलता है। अपना हाथ बढ़ाओ। ध्रुव जिया के सामने बैठा था। जिया ने भी धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए और मेज पर रख दिए। उसकी लाल आस्तीन कोहनी तक ऊपर खिसक गई, जिससे उसकी दूध जैसी सफेद बाजुएं दिखने लगीं। ध्रुव ने सावधानी से चांदी का एक छोटा डिब्बा खोला। जिया ने अंदर झांका तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर कई बारीक चांदी की सुइयां सजी हुई थीं। चांदी की सुइयां? मुझे मत बताना कि तुम एक्यूपंक्चर करने जा रहे हो। जिया की भौहें संदेह में हल्की सी टेढ़ी हो गईं। ओ, तुम्हें एक्यूपंक्चर के बारे में पता है? ध्रुव ने हल्का सा चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, और मैं यह भी जानती हूं कि एक्यूपंक्चर में महारत हासिल करने के लिए सालों की मेहनत लगती है। किसी भी छोटे से स्तर पर दक्षता पाने के लिए कम से कम 10 साल तो लग ही जाते हैं। जिया के चेहरे पर संदेह बढ़ गया। मैंने कभी नहीं सुना कि तुमने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया है। एक्यूपंक्चर तो दूर की बात है। और तुम्हारे कमरे में किसी तरह की पारंपरिक दवाइयों की गंध भी नहीं है। आखिर तुम करने क्या जा रहे हो? उसकी आंखों में अभी भी सतर्कता और अविश्वास झलक रहा था। तो क्या ध्रुव वाकई इस रहस्यमयी चिकित्सा कला में पारंगत था, या यह सिर्फ उसका कोई और नया खेल था? ध्रुव ने धीरे से एक चांदी की सुई उठाई, उसके आधार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा। जैसे ही सुई उसकी पकड़ में आई, जिया की आंखों में हल्की सी असमंजस की झलक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुई ध्रुव के हाथों का ही हिस्सा हो, जैसे वह उसके स्पर्श से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हो। यह भावना बेहद सूक्ष्म थी, लेकिन इतनी वास्तविक कि जिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने धीरे से एक छोटी बोतल खोली और सुई को उसमें डुबो दिया। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक्यूपंक्चर आता है या नहीं, यह तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अगर तुम्हें जरा भी अजीब लगे या लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं तो तुम जब चाहो मुझे रोक सकती हो। जिया की नजर बोतल पर टिक गई। इसमें क्या है? लाल सूरजमुखी का साधारण रस, ध्रुव ने सहजता से उत्तर दिया, जबकि उसकी नजर जिया की पतली बर्फ जैसी सफेद बाजू पर जा टिकी।
ध्रुव की हरकतें इतनी तेज थीं कि जिया को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके हाथ बस हवा में हल्का सा हिले और अगली ही पल चांदी की सुई न जाने कहां गायब हो गई। जिया ने अपनी कलाई की ओर देखा, जहां वह सुई अब स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल सटीक बिंदु पर। कोई दर्द नहीं, बल्कि कोई एहसास तक नहीं हुआ। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं आता कि सुई उसकी कलाई में चुभ चुकी है। जिया का मन हैरानी से भर गया। इतनी तेजी से यह संभव भी है? यह कोई साधारण कौशल नहीं था, यह तो चिकित्सा कला का सर्वोच्च स्तर था, इतना परिपूर्ण कि इसे सहजता की चरम सीमा कहा जा सकता था। ध्रुव ने दूसरी चांदी की सुई उठाई और उसे लाल सूरजमुखी के रस में डुबो दिया। जैसे ही उसने जिया की दाहिनी कलाई की ओर हाथ बढ़ाया, जिया की कलाई हल्की सी हिली, लेकिन ध्रुव की उंगलियां इतनी तेज और सटीक थीं कि सुई बिना किसी चूक के महत्वपूर्ण बिंदु पर चुभ गई। इसके बाद उसने तीसरी और चौथी। तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। तुम्हारे शरीर से पूरी ठंडी ऊर्जा को निकालने और अवरुद्ध नसों को खोलने के लिए मुझे तुम्हारे पूरे शरीर पर सुइयां लगानी पड़ेंगी। और इसके लिए तुम्हें। उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और कहा, अपने कपड़े हटाने होंगे। कम से कम तुम्हें अपनी पूरी पीठ मुझे दिखानी होगी। अब सोचो, जो मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं देती, क्या वो मेरे सामने यह करने के लिए तैयार होगी? जिया के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन वह तुरंत ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर शांत हो गई। जिया कुछ देर तक शांत रही। उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। ध्रुव ने चांदी की सुइयां समेटते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सुइयों का काम पूरा हो चुका है। मुझे इन्हें वापस ले जाना चाहिए। वैसे तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। कल रात जब तुम मेरे लिए कंबल लेकर बाहर आई थीं, तो अब तुम्हारे लिए कुछ करने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। ध्रुव को अपना सामान समेटते हुए देख जिया की भावनाएं लगातार बदल रही थीं। अंत में उसने गंभीरता से कहा, मुझे हमेशा से अपने शरीर में ठंडी ऊर्जा के जमा होने के बारे में पता था। मुझे यह भी मालूम था कि मेरी साधना विधि की वजह से मेरे शरीर की नसें अवरुद्ध हो जाती हैं। लेकिन अगर ठंडी ऊर्जा को निकालने और नसों को साफ करने से मेरा शरीर बेहतर हो सकता है और मेरी ऊर्जा का प्रवाह तेज हो सकता है, तो इसका साधना की गति बढ़ाने से क्या संबंध है? ध्रुव ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, यह बहुत जटिल चिकित्सा ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इतना जटिल कि मैं इसके बारे में विस्तार से बात भी नहीं करना चाहता, और अगर मैं समझाऊं भी तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह कहते हुए उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने सोचा था कि पहले की गई बातें और उपचार के प्रभाव से जिया पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गहराई से सवाल करेगी और सीधे इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि असल में ठंडी ऊर्जा और नसों की सफाई का साधना की गति से कोई सीधा संबंध नहीं था। सौभाग्य से जिया ने और सवाल नहीं किए। जब ध्रुव ने अपना सामान समेट लिया तो उसने एक और सवाल पूछ लिया, तुमने ये सब कहां सीखा? तुम्हारी एक्यूपंक्चर तकनीक को देखकर तो लगता है कि तुम किसी बड़े चिकित्सा विद्यालय से जुड़े हो। अगर तुम्हारे पास सच में वह क्षमता है जो तुमने अभी दिखाई, तो सिर्फ इस छोटे से गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में तुम्हारा नाम गूंजता। फिर तुम इतने अज्ञात कैसे रह सकते हो, और इसके बजाय एक साधारण व्यक्ति की तरह क्यों जी रहे हो? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं उन बड़े चिकित्सा विद्यालयों में शामिल हो सकता हूं? यह सवाल ही अजीब है। उसने हल्का तिरस्कार भरा चेहरा बनाया और फिर शांत स्वर में कहा, यह सब मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। तुम्हारा गुरु? जिया की भौहें हल्की सी तनी। उसने कभी नहीं सुना था कि ध्रुव का कोई गुरु भी था। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे गुरु एक महान चिकित्सा संत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया। उन्होंने अनगिनत घायल और मरते हुए लोगों को बचाया। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे चिकित्सा के 4 महत्वपूर्ण तरीके सिखाए: रोग का निरीक्षण, ध्वनि
और गंध से पहचान, रोगी से बातचीत और स्पर्श से जांच। उन्होंने मुझे सुइयों का सही उपयोग, औषध विज्ञान और विष विज्ञान के गहरे रहस्य भी सिखाए। उनका ज्ञान असीमित था। उनके लिए मेरा कर्ज इतना बड़ा है कि मैं इस जीवन में उसे कभी चुका नहीं सकता। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। जिया ने पहली बार उसके चेहरे पर इतना गहरा भाव देखा था। उसमें कोई बनावट नहीं थी, बल्कि सच्ची भावनाएं झलक रही थीं। ध्रुव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। मेरे दादा या मेरी छोटी चाची को भी नहीं पता। मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जो इसे जानती हो। जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, तुम इतनी कम उम्र में भी एक्यूपंक्चर में इतनी कुशलता रखते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे गुरु सच में बहुत महान रहे होंगे। ध्रुव ने आत्मविश्वास से कहा, वह सिर्फ महान नहीं थे, वह दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सक थे। उनका कोई सानी नहीं था। जिया कुछ देर तक उसकी आंखों में झांकती रही। उसके संदेह धीरे धीरे कम हो रहे थे। हल्की झिझक के बाद उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम वाकई में पूरी तरह से निश्चित हो कि तुम्हारा इलाज मेरी साधना की गति को स्थायी रूप से 30% तक बढ़ा सकता है? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जब मैंने यह कहा है तो मैं अपने गुरु की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने दूंगा। फिर उसने पलटकर जिया की ओर देखा, जो हल्की राहत की सांस लेते हुए दूसरी ओर देख रही थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि बस पीछे मुड़कर देख लेना काफी होगा? जिया ने हल्के से कहा। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा झुका और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम सच में सब कुछ देखना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिया की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी लाल आस्तीन लहराई और ठंडी हवा का झोंका ध्रुव के चेहरे से टकराया, जिससे वह हल्का सा कांप गया। वह बिस्तर की ओर चली गई और शांत आवाज में बोली, चलो शुरू करते हैं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारी चिकित्सा कला वाकई उतनी प्रभावशाली है जितना तुम कहते हो। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा जरा भी गलत निकला तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो। वैसे भी मेरे मन में ऐसा कुछ आने का सवाल ही नहीं। उसने अपनी दवा की छोटी पेटी खोली, जिसमें चांदी की सुइयां और एक खास औषधि रखी थी। ध्रुव जिया के सामने कुर्सी पर बैठा था। जिया ने भी अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर मेज पर टिकाए हुए थे। उसकी लाल आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी थीं और उसकी क्रीम जैसी मुलायम और सफेद बाहें साफ दिखाई दे रही थीं। ध्रुव ने अपने पास रखा छोटा डिब्बा खोला। जिया की नजर उस पर टिक गई, क्योंकि उस डिब्बे में कई पतली पतली चांदी की सुइयां करीने से रखी हुई थीं, जिनमें महीन धागा लिपटा हुआ था। चांदी की सुइयां? जिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम एक्यूपंक्चर करने वाले हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम्हें एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी है। यह सुनकर जिया की भौहें हल्की सी उठीं। वह गंभीर होकर बोली, हां, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है कि तुम एक्यूपंक्चर जैसी कठिन तकनीक जानते हो। इसमें महारत हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुमने कभी दवा या चिकित्सा का अध्ययन किया हो। और तुम्हारे कमरे में न तो किसी जड़ी बूटी की गंध है और न ही कोई पारंपरिक औजार। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ध्रुव मुस्कुराया, फिर चांदी की सुई को धीरे से उठाया और 2 उंगलियों के बीच उसे संभाला। जैसे ही सुई उसके हाथ में आई, जिया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे सुई ध्रुव के हाथ में पूरी तरह से घुल मिल गई हो। उसमें एक अलग ही सहजता थी, मानो वह सुई उसके हाथ का हिस्सा हो। यह एहसास हल्का था, फिर भी बहुत गहरा। इसके बाद ध्रुव ने एक छोटी शीशी खोली और बड़ी सावधानी से सुई को उसके भीतर डुबोया। फिर उसने जिया की ओर देखा और गंभीरता से बोला, मुझे एक्यूपंक्चर आता है या नहीं, ये तुम अभी देख लोगी। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो तुम जब चाहो मुझे रोक सकती हो। जिया ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी शंका नहीं थी। उस सुई को पकड़ने के अंदाजों में जो विश्वास था, वह किसी धोखे की कहानी नहीं कह रहा था। जिया की नजर उस छोटी शीशी पर पड़ी, जिसमें ध्रुव
सुई को डुबो रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, इस बोतल में क्या है? ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लाल सूरजमुखी का रस है, एक सामान्य औषधीय अर्क। उसकी निगाहें फिर जिया की बर्फ जैसी सफेद बाहों पर टिक गईं। उसकी बाईं हथेली में पकड़ी चांदी की सुई हल्की सी चमक रही थी। ध्रुव की हरकतें इतनी तेज थीं कि जिया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल ध्रुव ने अपना बायां हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियों के बीच की सुई गायब थी, पर तभी जिया की नजर अपनी दाहिनी कलाई पर पड़ी। वहां एक चांदी की सुई सीधी खड़ी थी, जो सटीक रूप से एक खास बिंदु पर चुभाई गई थी। अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ था, बल्कि अगर वह अपनी आंखों से यह न देख रही होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी कलाई में सुई चुभी हुई है। जिया चौंक गई। इतनी जल्दी? यह कैसे हो सकता है? उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज। और सुई चुभाने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट, मानो वह अपने काम में माहिर कोई अनुभवी चिकित्सक हो। ध्रुव ने दूसरी चांदी की सुई उठाई और फिर से उस लाल सूरजमुखी के रस में डुबोया। जैसे ही वह जिया की दाहिनी कलाई की ओर झुका, जिया की कलाई में हल्की सी हरकत हुई और दूसरी सुई भी उसी सटीकता से चुभा दी गई। ध्रुव की हर सुई सही जगह पर जा रही थी, बिल्कुल सटीक। उसने तीसरी और चौथी सुई भी उसी तरह धीरे धीरे और सहजता से चुभाई। हर बार उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि जिया को बस हल्की धुंध सी दिखाई देती, और फिर वही प्रक्रिया उसने जिया के बाएं हाथ पर दोहराई। कुल मिलाकर 8 सुई, हर सुई एकदम सटीक, हर हरकत तेज, और हर बार जिया के दिल में एक नया विस्मय भरता गया। उसे अब समझ में आने लगा था कि ध्रुव साधारण इंसान नहीं है। उसके हाथों में जो सटीकता, गति और आत्मविश्वास था, वो किसी मास्टर चिकित्सक से कम नहीं था। जिया को नहीं पता था कि ध्रुव का ये उपचार कोई असर करेगा या नहीं, लेकिन वह इस बात से हैरान थी कि कोई 16 साल का लड़का इतनी अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली तकनीक में इतना निपुण हो सकता है। उसका मन लगातार यही सोच रहा था, क्या यह सब वाकई मुमकिन है? तभी ध्रुव की आवाज उसके कानों में पड़ी, अपने हाथों को ढीला छोड़ो और सांस को शांत रखो, किसी भी हालत में ज्यादा जोर मत लगाना। जिया ने उसकी बात मानी। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसी क्षण उसे अपने दोनों हाथों में बर्फ जैसी ठंडी हवा के बहाव का एहसास हुआ, जैसे कोई ऊर्जा अचानक जमा हो रही हो। और फिर मानो वह ऊर्जा किसी रास्ते की तलाश में हो, वह तेजी से चारों सुई वाले बिंदुओं की ओर बहने लगी। कुछ ही पलों में सुइयों के चारों ओर सफेद धुंध की पतली परत उठने लगी। उस धुंध से इतनी ठंड निकल रही थी कि आसपास की हवा का तापमान तेजी से गिर गया। जिया ने अपने शरीर के भीतर उस बर्फीली हवा को महसूस किया जो उसकी नसों में बह रही थी। उसका चेहरा, जो पहले से ही शांत था, अब अंदरूनी हलचल से हिल उठा। उस सफेद कोहरे को पूरी तरह बाहर निकलने में कुछ ही मिनट लगे। फिर अचानक ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां इतनी तेजी से हिलीं कि वो हवा में लहराती सी दिखीं। अगले ही पल जिया के हाथों में चुभी सभी 8 चांदी की सुइयां जैसे जादू से निकलकर ध्रुव के हाथ में लौट आईं और उन्होंने उन्हें धीरे से एक डिब्बे में रख दिया। यह ठंडी हवा मेरी सोच से भी ज्यादा भरी हुई थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिली, ध्रुव ने खुद से कहा और फिर सुइयों वाला डिब्बा बंद करते हुए मुस्कुराया। जिया, मेरी पत्नी, अब बताओ तुम्हारे हाथ कैसे लग रहे हैं? जिया ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें अचंभे में थीं। उसका चेहरा हल्के भावों से भर गया। उसे अपने हाथों में हल्कापन, गर्माहट और एक सुकून। जिया को नहीं पता था कि ध्रुव का ये उपचार कोई असर करेगा या नहीं, लेकिन वह इस बात से हैरान थी कि कोई 16 साल का लड़का इतनी अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली तकनीक में इतना निपुण हो सकता है। उसका मन लगातार यही सोच रहा था, क्या यह सब वाकई मुमकिन है? तभी ध्रुव की आवाज उसके कानों में पड़ी, अपने हाथों को ढीला छोड़ो और सांस को शांत रखो, किसी भी हालत में ज्यादा जोर मत लगाना। जिया ने उसकी बात मानी। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसी क्षण उसे अपने दोनों हाथों में
बर्फ जैसी ठंडी हवा के बहाव का एहसास हुआ, जैसे कोई ऊर्जा अचानक जमा हो रही हो। और फिर मानो वह ऊर्जा किसी रास्ते की तलाश में हो, वह तेजी से चारों सुई वाले बिंदुओं की ओर बहने लगी। कुछ ही पलों में सुइयों के चारों ओर सफेद धुंध की पतली परत उठने लगी। उस धुंध से इतनी ठंड निकल रही थी कि आसपास की हवा का तापमान तेजी से गिर गया। जिया ने अपने शरीर के भीतर उस बर्फीली हवा को महसूस किया जो उसकी नसों में बह रही थी। उसका चेहरा, जो पहले से ही शांत था, अब अंदरूनी हलचल से हिल उठा। उस सफेद कोहरे को पूरी तरह बाहर निकलने में कुछ ही मिनट लगे। फिर अचानक ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां इतनी तेजी से हिलीं कि वो हवा में लहराती सी दिखीं। अगले ही पल जिया के हाथों में चुभी सभी 8 चांदी की सुइयां जैसे जादू से निकलकर ध्रुव के हाथ में लौट आईं और उन्होंने उन्हें धीरे से एक डिब्बे में रख दिया। यह ठंडी हवा मेरी सोच से भी ज्यादा भरी हुई थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिली, ध्रुव ने खुद से कहा, और फिर सुइयों वाला डिब्बा बंद करते हुए मुस्कुराया। जिया, मेरी पत्नी, अब बताओ तुम्हारे हाथ कैसे लग रहे हैं? जिया ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें अचंभे में थीं। उसका चेहरा हल्के भावों से भर गया। उसे अपने हाथों में हल्कापन, गर्माहट और एक सुकून का एहसास हो रहा था, मानो किसी बोझ से आजादी मिल गई हो। जब से उसने जमे हुए बादल की कला की साधना शुरू की थी, तब से उसके हाथों और बाहों में हमेशा ठंडक का अनुभव होता था, लेकिन आज पहली बार उसके हाथ गर्म और शांत थे। उसने आश्चर्य से ध्रुव को देखा और धीमे स्वर में पूछा, यह सब क्या था? आखिर यह कौन सी कला है? ध्रुव ने बेहद शांत स्वर में कहा, यह वाकई बहुत साधारण है। मैंने बस तुम्हारे हाथों में जमा हुई ठंडी हवा और तुम्हारी नसों में बहने वाली ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त तुम्हारी कुछ बंद नसों को खोल दिया, बस इतना ही। उसने बात खत्म करते हुए जिया की आंखों में देखा और आगे कहा, तुम्हारे जमे हुए बादल कला मंदिर की तकनीक तुम्हारी ऊर्जा को बर्फ की तरह ठंडा बना देती है, जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ती है। लेकिन यह ठंडी ऊर्जा जितनी ज्यादा ताकतवर है, उतनी ही ज्यादा नुकसानदायक भी है, क्योंकि ठंडी हवा इंसानों के लिए बहुत घातक होती है। तुम्हारे दुश्मन भी इंसान हैं, लेकिन तुम भी एक इंसान हो। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम अपने शरीर को ही चोट पहुंचा रही हो। यह बात बिल्कुल साफ है। आज सुबह जब मैंने तुम्हारे हाथों को छुआ था, तब मुझे यह एहसास हुआ कि तुम्हारे हाथ एक आम इंसान के मुकाबले बेहद ठंडे हैं। शायद तुम्हारे जमे हुए बादल कला मंदिर के लोग इसे अपनी साधना का असर मानते होंगे, लेकिन अगर हम इसे इलाज की नजर से देखें तो यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आमतौर पर जब कोई अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, तो वह ऊर्जा शरीर में रहती है, लेकिन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जैसे ही तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करती हो, यह बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है और तुम्हारे अपने शरीर को ही जख्मी करती है। जब तक तुम इसे चलाती हो, यह तुम्हें नुकसान देती रहती है। तुम्हें इतनी ठंडी ऊर्जा के साथ साधना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ठंडी हवा पहले ही तुम्हारे शरीर के अंदर दिल, फेफड़े, लीवर, आंतें, खून, हड्डियों के भीतर तक पहुंच गई है, और यह धीरे धीरे और भी जमा हो रही है। अगर यह यूं ही जारी रहा तो यह तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खा जाएगी और तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। ध्रुव थोड़ा रुककर गंभीरता से बोला, ये नुकसान तो ऐसे हैं जिन्हें तुम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाओगी, और इसी वजह से इनका पता भी नहीं चलता। जिया एकदम स्तब्ध रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा ध्रुव ने आगे कहा, इस ठंडी हवा की वजह से तुम्हारे शरीर की बहुत सी नसें अकड़ जाती हैं और धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। इससे तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल करने की क्षमता भी कम हो जाती है। एक काम करो, अब अपने हाथों में अपनी ऊर्जा को बहाकर देखो और खुद समझो कि पहले और अब में कितना फर्क है। ध्रुव की बातों में ऐसा आत्मविश्वास और तर्क था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसने जो भी कहा उसमें एक एक बात साफ और सरल भाषा में समझाई गई थी, इतना सरल कि कोई बच्चा भी समझ सकता था। उसने किसी भी जगह अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि इतनी सच्चाई और गहराई से बताया कि उस पर शक करना नामुमकिन हो गया।
जब ध्रुव गंभीर चेहरे के साथ बोल रहा था, उसके शब्दों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं